हेलो। आज मैं 3 पॉइंट में क्लियर करना चाहती हूँ लोगों के जो कंफ्यूजन है। तो 3 क्वेश्चन से मुझे बहुत अच्छे लगे, तो मुझे लगा इसमें क्लैरिफिकेशन बनता है, मेरा भी बनता है, आप लोगों का भी बनता है, जानना तो जरूरी है। पहला क्वेश्चन यही है लोगों का कि जो पार्लियामेंट हम लोगों के जो इलीगल एक्शंस हुए हैं विद इन पार्लियामेंट, जैसे स्पीकर के साथ हाथापाई, मारपीट, वोट ना लेना, पैसे का ये जो राज्यसभा में जो होते हैं, जो हुआ है, तो उसको हम सुप्रीम कोर्ट में क्यों चैलेंज नहीं करते। तो इसका आंसर यही है, क्लैरिफिकेशन करते हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता या किया जा सकता है किस लिए। इसमें आप कॉन्स्टिट्यूशन का ये आर्टिकल 120 ये चार्ट मैंने बनाया है, बाद में बताऊंगी मैं सब स्टेप बाय स्टेप। आर्टिकल 122 को आप कंसिडर कीजिए। इसके हिसाब से अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, इलीगलिटी और इरेगुलरिटी के बेसिस में केस किया जा सकता था, चैलेंज किया जा सकता था सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन नहीं कर सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को इम्यूनिटी दी हुई है। इसलिए पार्लियामेंट के चार दीवारी के अंदर जो कुछ भी होता है उसमें सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करता। तो ये क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के किसी भी इंटरनल मामले में डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी नहीं आएगा। नंबर 2 है लोगों का फार्मर बिल्स को लेके कि ये स्टेट का है, फार्मर्स इश्यूज सब स्टेट का है, हर स्टेट टू स्टेट डिफर करता है। तो इसमें सेंटर ने बिल कैसे बनाया, कानून कैसे बना, तो इसके लिए आप 7 शेड्यूल को कॉन्स्टिट्यूशन का ये चार्ट मैंने बनाया है, कंसिडर कीजिए। इसमें आता है 3 लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। लिस्ट 1 में आता है सेंटर, लिस्ट 2 में आता है स्टेट, लिस्ट 3 में आता है कॉन्करेंट लिस्ट। तो इसमें है 2 एंट्रीज के बारे में बोल रही हूँ। उसके पहले बोल दूं, अगर तीनों लिस्ट में ऐसी कोई बात होती है जो नहीं है तो वो पावर डायरेक्ट चला जाता है सेंटर के पास। और एंट्री 14 जो लिस्ट 2 में जो स्टेट का है, इसके मुताबिक स्टेट एग्रीकल्चर जितने प्रोडक्शन है, रिसर्च है, जो भी है वो स्टेट के अंडर आएगा। जो डिसीजन होंगे, जो कानून होंगे वो स्टेट लेगा। लेकिन इसी को डिमोलिश किया है एंट्री 33 ने कॉन्करेंट लिस्ट का। इसमें बोला गया है स्टेट का एंट्रीज होने से भी सेंटर कानून बना सकता है। तो अभी आप आर्टिकल 248 टू 49 रेसिड्यूरी पावर्स और पावर ऑफ लेजिस्लेशन, इन दोनों को कंसिडर करेंगे। इसमें है अगर स्टेट का भी कोई एंट्री है, लेकिन बात अगर नेशनल इंटरेस्ट पे आती है, तो सेंटर उस स्टेट के एंट्रीज में भी कानून बना सकता है। तो सेंटर ने जो किया वो कॉन्स्टिट्यूशनली और हर जगह से सही था। और नंबर 3, इतने सारे फार्मर्स प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं इस बिल को लेके, क्यों प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्यों वो लोग स्ट्राइक में बैठे ही है, तो इसका आंसर मैं ये देना चाहती हूँ। लोगों को बहुत कंफ्यूजन है, फार्मर्स बिल फार्मर्स के लिए, तो क्यों स्ट्राइक हो रहे हैं। इसमें स्टेट फार्मर्स, हर स्टेट का अलग अलग होता है। जो एग्रीकल्चर फार्म होता है जो है वो है मंडी सिस्टम, हर स्टेट का अलग होता है। तो हम लोगों को सेंटर से जो पैसा इसके हिसाब से एग्रीकल्चर के लिए आता है, तो उसमें एक वेरी करता है। कुछ स्टेट है रिच स्टेट, कुछ है पुअर स्टेट। तो रिच स्टेट को हमेशा पैसा कम दिया जाता है सेंटर से, और पुअर स्टेट को ज्यादा दिया जाता है। तो इसके हिसाब से ये है कि जो स्टेट में जो पैसा जो चाहिए था वो तो कम हो गया ना, तो उसके लिए स्टेट क्या करता है, हम लोगों पे टैक्स लागू करता है। हम जो 3 फेजेस में जो टैक्स देते हैं, स्टेट टैक्स, उससे ये भरपाई किया जाता है, हमसे ही लिया जाता है, हमारे काम ही आता है हो। तो ये है मंडी टैक्स। तो ये मंडी टैक्स सबसे ज्यादा है पंजाब में, ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज्यादा मंडी टैक्स ज्यादा है पंजाब में। इसलिए फार्मर्स का प्रोटेस्ट भी पंजाब में सबसे ज्यादा हो रहा है, क्योंकि इसका इन्फ्लेशन टैक्स में दिखेगा। वो जो 3 स्टेप का है, पंजाब ने लास्ट ईयर में 8.5 का मंडी टैक्स वो किया था। 8.5 के हिसाब से 3 स्टेप में टैक्स कितने हुए, 1750 CR। वो हमारे काम ही लगाएगा, पंजाब में स्टेट में लगाएगा, लेकिन वहां पे इन्फ्लेशन अभी दिखेगा। वो टैक्स वो डायरेक्ट अभी ले नहीं सकते, इसीलिए पंजाब में सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और दूसरा है फार्मर्स एजुकेटेड नहीं है,
एमएसपी सिस्टम उनको पता नहीं है, मिनिमम सेल प्राइस, उसके बारे में उनको एजुकेशन देने की बहुत जरूरत है। जो लोग प्रोटेस्ट में भेजे, उनको किसी ने बोला, उन्होंने सुना, वो बैठ गए प्रोटेस्ट में, उनको ये सब वो नहीं है। इन लोगों के झमेला लग रहा है भाई अब कहाँ दूर जाके बेचेंगे, ये जगह बेचेंगे, पहले पास में मंडी में बेच देते थे, ये कर देते थे। उनको एमएसपी सिस्टम के बारे में पता नहीं है। तो पहले बस कानून बनाने से भी नहीं होगा, एमएसपी सिस्टम के बारे में, ये पूरा सिस्टम के बारे में फार्मर्स को एजुकेशन देने की बहुत जरूरत है। और ये जो पुराना जो सिस्टम था, जो 1947 के बाद फिर 95 के बाद जो फिर से रिन्यू हुआ है, लेकिन अभी जो सुधार ये जरूरी था, क्योंकि 2017 से अभी तक का इंडिया में सबसे ज्यादा सुसाइड का आंकड़ा फार्मर्स का है। 10,000 से ऊपर हर ईयरली फार्मर्स ही सुसाइड करते हैं। तो इससे साफ दिखाई देता है कि फार्मर्स खुश नहीं है। इसीलिए ये बिल का आना, ये कानून बनना जरूरी था और फार्मर्स को एजुकेशन की जरूरत है। इसलिए जैसे सब एजुकेशन पॉसिबल होता है, तो गवर्नमेंट से इतना ही है गुजारिश के वो फार्मर्स को एमएसपी सिस्टम, ये जो पूरा सिस्टम है, इसके लिए एजुकेटेड करे। क्योंकि पहले का जो सिस्टम था उसमें एक मोनोपोली आ गया था, और कोई भी सिस्टम में अगर मोनोपोली आ जाए, जैसे बीच में मोनोपोली आ जाए, तो उसमें फेयर कंपटीशन नहीं होता है। इसलिए मोनोपोली किसी भी सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है। तो अभी जो हुआ वो अच्छा ही था, ये जरूरत था, सुधार की बहुत जरूरत थी। थैंक यू।